सर आप। जी, पूछ लीजिएगा, जो क्वेश्चन हो ना पूछ लीजिएगा। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इस तक हमने पहुंचना है, लेकिन जो जितनी भी ब्रिटिश एक्टिविटीज होती रही हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ब्रिटिश के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, किस तरह वो आए, मुगल कौन सा दौर था। आज हमने मतलब बहुत सारी बातें ऐसी इस लेक्चर में होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने सब देखना है क्योंकि रैंडम हो रही है हिस्ट्री। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देख रहे थे, मुगल्स को देख रहे थे, फिर हमने देखा मैसूर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ब्रीफली जो कि हमारे पीपीएससी के एग्जाम से रेलेवेंट है। अदरवाइज ये इतनी ब्रॉड हिस्ट्री है, कई बुक्स इस पर लिखी हुई हैं, वो हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये है कि अपने एमसीक्यूज की बेस बना रहे हैं बेसिकली। हम हिस्ट्री को सिर्फ उस नज़र से पढ़ रहे हैं कि यार ये पीपीएससी में अब जाहिर है कि इतना ज़्यादा सिलेबस हमने कवर करना है। आगे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी मुश्किल से आती है। तो हम सिर्फ उसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं कि यार अच्छा थोड़ा सा इमेज बन जाए हिस्टोरिकल पॉइंट्स का, ताकि कोई भी उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आए, उसको कॉन्सेप्चुअल बेस भी बन जाए, हमें कोई नया एमसीक्यूज हम पढ़े उसको वो हमें याद भी हो जाए। तो इस चीज को माइंड में आपने रखना है। तो ब्रिटिशर्स जब आने लगे, आते रहे, उनके दौर में क्या हुआ, मैं जब हम मैसूर पढ़ रहे थे, बंगाल पढ़ रहे थे, तो ब्रिटिश कौन थे उस वक्त, गवर्नर जनरल कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एटसेट्रा, इस लिहाज से हम थोड़ा इसको देखेंगे। 1857 और 1947 तक हिस्ट्री को हम इसी तरह लेके चलेंगे। मुख्तलिफ इवेंट्स जो होंगे उनको हम देखेंगे कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन है, वाइसराय कौन है, और उस दौर में क्या हुआ। तो जाहिर है अब ब्रिटिश रूलर्स बनते जा रहे हैं, 1772 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिश बेसिकली रूलर्स हैं उस वक्त। मुख्त एक अलग पार्ट में 1750 1857 में तो वो पूरे इंडिया के बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। ओके जी, ये मैप है। ठीक है, मैं आपसे डेली कहता हूँ मैप आप बनाएं, मैप बनाएं, लेकिन आप बहुत सारे लेक्चर ही रिवाइज नहीं करते, तो मैप क्या बनाएंगे। दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट है दिल्ली। और ये अब क्योंकि इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिश है उस वक्त 1772 में ज्यादातर का ब्रिटिश का यहाँ पर कब्जा है, बंगाल पर। 1757 की बैटल ऑफ प्लेसी हो चुकी है, ठीक है। 1764 में यहाँ पर ओहद पर इनका कब्जा है। बहुत सारे इलाकों पर इनका कब्जा है, मैसूर पे कब्जा है। मतलब वो जो बाद में हुआ 1799 में। हम सिर्फ 1772 तक तो नहीं रहेंगे ना, हम थोड़ा फॉरवर्ड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर 18 सेंचुरी में देखें यहाँ पर पंजाब, 1849 में आप देखेंगे कि वहां पर उन्होंने बिल्कुल जो पंजाब भी थे, रंजीत सिंह उसके आल औलाद, उनको वहां से खत्म कर दिया। यहाँ से देखें कश्मीर पर जो डोगरा डायनेस्टी है, ठीक है कि वो उसको पैसे दे देता है 75, नानक शाही, लेकिन बेसिकली तो यहाँ पर भी ब्रिटिश ही है ना। यहाँ पर ब्रिटिश कंपनियां बन रही हैं। यहाँ जो पहली कंपनी इनकी सूरत के मुकाम पर बनी थी, ये वाला इलाका। तो और इसी तरह दिल्ली जो है, दिल्ली को भी ये अब ज्यादा पे नहीं कर रहे फॉरवर्ड जब हम आगे आएंगे 1803 के बाद। अब हो रहा क्या है देखें, जहां पर जब बंगाल पर फॉर एग्जांपल उन्होंने कब्जा कर लेते हैं 1757, कब्जा क्या कर लेते हैं, वो अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा देते हैं। अब जब वो पपेट गवर्नमेंट बैठ जाती है तो वो बेसिकली उसे कहते हैं हमें टैक्स दो, ठीक है, या जो हमारी कंपनी है उसके टैक्स माफ करो। इस तरह की बहुत सारी शराइत, जब इस तरह की शराइत रखेंगे, यहाँ पर ओहद है, बंगाल है, मैसूर है, पंजाब है, ठीक है, गुजरात है, हैदराबाद है, निज़ाम जिसके थे। तो जब वहां से जब उनके रूलर्स, उनके नवाब, उनके निज़ाम, उनसे जब वो टैक्स लेंगे तो वो टैक्स डायरेक्टली कहाँ पर लगेगा, आवाम पर, पब्लिक पर। तो मैं आप इस बात को समझें कि जब पब्लिक पे टैक्स लगेगा तो पब्लिक माशी तौर पर बुरी हालत का शिकार हो जाएगी, फ्लाइट, माशी इकोनॉमिक फ्लाइट आ जाएगा वहां पर, एक बात। दूसरी बात ये कि जनाब नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर देते हैं, करवा देते हैं, जो भी है। फिर मीर जाफर आ जाता है, मीर जाफर को हटा देते हैं, मीर कासिम आ जाता है, मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को ले आते हैं। तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, अपनी उंगलियों पर ये पॉलिटिशियंस को, रूलर्स को नचा रहे हैं। तो वहां से जो रूलर्स हैं वो भी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए हम एक ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं कि 1857 की वार कैसे हुई, ठीक है। तो अब देखो इकोनॉमिक इश्यूज आ गए,
और पॉलिटिकल इश्यूज आ गए। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, ये जो, क्योंकि ब्रिटिश क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने इन आम लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, जो माशी बदहाली का शिकार थे उनको पैसा देके उनको क्रिश्चियंस बना लेते। इसके अलावा कि जो यहाँ पर हिंदुओं की चार कास्ट थी, तो जो लोअर कास्ट थी वो और ज्यादा परेशान होती थी, वो क्रिश्चियंस में बन जाती थी। आज भी आप देखें कि जो क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादातर, आप ऑफिसेज में देख लें वो स्वीपर्स लगे होते हैं, या और इसके अलावा यूनियन काउंसिल्स में देखें उनको वहां पर कूड़ा वगैरह उठाने के लिए यूज किया जाता है। ये कौन सी कास्ट चलती आ रही है ये हिंदुओं की? ये वही है, ठीक है, जो लोअर कास्ट कंसीडर की जाती थी उनको, वो जाहिर है इसी तरह के काम वो आज भी वो लोअर कास्ट ही है। समझ आ रही मेरी बात की? तो वो फिर क्रिश्चियंस बनने लगे, उससे पहले वो मुसलमान बनने लगे थे, अब वो क्रिश्चियंस बनने लगे हैं। ये तो यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर भी आता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज, जब ये लोग थक हार गए तो इन्होंने क्या काम किया, एक मेरठ से एक मोब उठता है, हजूम उठता है, ठीक है, और वो दिल्ली पर इकट्ठा हो जाता है, दिल्ली के बादशाह को कहता है, बहादुर शाह जफर को, कि जनाब आप अंग्रेजों के खिलाफ हमसे लड़ो। वो कहता है जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको ले जाएं, अगर वो आपके किसी काम आ सकता है। तो खैर मुख्तलिफ जगहों से रिवोल्ट होती है और एट द एंड वो सप्रेस हो जाती है। कुछ कुछ पूछ रहे हैं? म्यूट हो जाए करें भाई। अच्छा, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी नाकामी का शिकार होती है। उसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो अंग्रेज ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो हथियारों से वाकिफ होते हैं। उसके अलावा इंडियन फौज ही उनके दरमियान में उनके साथ शामिल होती है, वो उसको किसी किस्म का लालच देते हैं। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है अंग्रेजों का, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इधर से उधर कैरी करके लेके जा सकते हैं, टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी आ जाती है। और बहुत सारे इंडियन रूलर्स, और जिस तरह सर सैयद अहमद खान को देख लें, अगर वो मुसलमानों में देखें, तो वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। उन्होंने भी, वो भी अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि वाकई अगर अंग्रेज ना होते तो मुसलमान और ज्यादा, या इंडियंस और ज्यादा बदहाली का शिकार होते थे। इसके अलावा यहाँ पर देखें झांसी का इलाका, वहाँ झांसी की रानी ने एक एक्टिविस्ट थी। यहाँ साहिवाल का अहमद खान झामरा, ये बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था। लेकिन इसके बाद क्योंकि रैंडम है, सब रैंडम है, इसलिए ये 1857 के बाद फेल हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे कि भाई किस तरह से ये इश्यूज आए आगे। जिस तरह एयर वाइज हम देखेंगे। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सन 1600 में इसकी बुनियाद रखी जाती है ब्रिटिश में, सन 1600 में। और फिर 1608 में फिर ये इंडिया की तरफ आती है, ये नाकाम हो जाते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। 1615 में इनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है, और दौर किसका होता है, जहांगीर का, सूरत के मुकाम पर। और वहां पर फिर खुशहाली आने लगती है इनकी फैक्ट्रियों से। अच्छा, इसके अलावा ये भी समझें कि ये सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे। जब जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रेड के लिए यहाँ पर आए, उस वक्त फ्रांस भी यहाँ पर इंडिया में था, डच भी थे, पुर्तगीज भी थे, बहुत सारे लोग थे। पुर्तगीजों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो सर ये थॉमस राय जो है ना, वो 1615 में उन्होंने बेसिकली कहा था कि जनाब आप, वो मतलब कन्विंस किया जहांगीर को। अच्छा, 1874 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है। आगे हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से इनमें चेंज आया। इट वाज फॉर्म टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन। ये बहुत सारी कंपनीज थी, कुछ अफ्रीका में कंपनीज काम कर रही थी, कुछ ईस्ट एशिया में। जिस तरह ये हम ईस्ट एशिया की बात कर लें आप, ये तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया ना, इंडिया। तो ईस्ट एशिया में यानी कि वो जो जिसको म्यांमार कहते हैं, इंडोनेशिया एटसेट्रा, वहां पर भी कंपनीज काम कर रही थी। तो ये जो है, ये सिर्फ ट्रेड, इंडियन ओशन की ट्रेड के लिए ये बनी थी, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो भी ईस्ट इंडिया के ईस्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पटसन होता था, कपास होता था, बंगाल का इलाका, वो बंगाल का इलाका बहुत बड़ा होता था। ये देखिए, ये जो बंगाल है ना, बंगाल उस वक्त, ये जिस तरह अभी यहाँ पर इंडियन बंगाल है, और ये टोटल मिलाकर आप यूं समझें कि ये इतना बड़ा एरिया, ये और ये सारा एरिया सिर्फ बंगाल होता था। तो उनका टारगेट बुनियादी तौर पे ये वाला हिस्सा था, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं।
खैर उसने मुगल बादशाह को कन्विंस किया, थॉमस राय ने और ईस्ट इंडिया कंपनी की, अपनी ट्रेड और कंपनीज वहां पर बनती चली गई, फैक्ट्रियां लगा ली इन्होंने। तो सबसे पहले जो इनका गवर्नर जनरल था वो था वेरन हास्टिंग, 1772 में। गवर्नर जनरल का मतलब ये था कि जनाब अब ये पावरफुल हो गए हैं, अब अपना रूल चला सकते हैं। और उससे पहले गवर्नर जनरल नहीं होता था, इनके चेयरमैन होते थे कंपनी के, जो बेसिकली हैंडल किए जाते थे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश वहां के रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उनके थ्रू। लेकिन जब वैरन हास्टिंग आ गया गवर्नर जनरल, इसका मतलब ये हो गया कि अब कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल में जा रही है ब्रिटिश एम्परर्स के अंडर। कंपनी इस तरह, ये कंपनी बिल्कुल ऐसे जिस तरह गूगल एक कंपनी है, तो अब तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता ना। और लेकिन ये उनके एक ब्रिटिश बदहाली का शिकार थे, इसलिए वो कंपनीज को बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट करते थे, उनकी जो एम्परर्स थे। खैर वेरन हास्टिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल है, ये एमसीक्यूज है, ये याद रखना, इसने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब था, उस इस एक्ट से पहले क्या होता था, ये डायरेक्ट राब्ता करते थे स्टेट्स के नवाबों से, निजाम से। उन्होंने कहा कि जनाब अब कोई निजाम नहीं, हम ओनली ब्रिटिश, हम ही रूलर हैं, हम ही सब कुछ हैं। जिन इलाकों पे कब्जा था, याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, दिल्ली की बात नहीं हो रही। तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम का मतलब था कि ये नवाबों से कहते थे, नवाबों से टैक्स लेते थे नवाब, फिर जो है ना उनके अंडर काम करते थे जमींदार। जमींदार का मतलब ये वाला जमींदार नहीं जो अब आजकल हमारा होता है, अगर एक दो मुरब्बे भी जमीन हो जमींदार, या उससे कम। ये जमींदार जो है ना गांवों के मालिक होते थे। तो इन्होंने क्या काम किया, इस कंपनी ने जिम्मेदारों से, अब मतलब वो कहते थे कि हम रूलर हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल बंगाल के। तो जमींदारों से डायरेक्ट वो कहते थे कि आप जो भी आप टैक्स इकट्ठा करोगे, टैक्स नहीं बल्कि आप ठेका लोगे जमीनों का, टीनेंट, उसको टीनेंसी एक्ट भी उन दिनों निकाला गया। टीनेंसी एक्ट का मतलब होता है ठेकेदारी, जो मतलब जमीन के ठेके आते हैं, उसमें से आप हमें शेयर दोगे, रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। इसके अलावा इनको पावर दे दी कि आप सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स भी खुद बना सकते हो डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह के आज डीसी होता है, डिप्टी कलेक्टर, डीसी कितनी पावर होती है। तो जमींदार को बेसिकली उसका उस वक्त का डीसी बना दिया। अब उस वक्त इतने महकमे तो नहीं होते थे ना, जमीनों का ही ज्यादा होता था। तो जिम्मेदार, और वो ऑलरेडी जमीनों के मालिक थे, तो उनको ये कोर्ट्स बनाने की भी इजाजत दे दी, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज से भी वाकिफ थे, लोकल इश्यूज से भी वाकिफ थे, और एक्सेट्रा। याद आपने ये रखना है कि रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अच्छा ये दिलचस्प बात है, 1781 में, एक सेकंड, 1781 में इसने कलकत्ता में मदरसा भी कायम करवाया। क्यों? फॉर द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज। अब ये एक क्रिश्चियन है, अभी मैंने कहा कि लोगों को क्रिश्चियन बना रहे थे, अभी मैंने कह दिया जनाब ये तो इस्लामिक स्टडीज की प्रमोशन के लिए कलकत्ता में इसने मदरसा भी कायम करवा दिया। उसकी रीजन सिर्फ ये थी, एक तो क्योंकि ये लोग कैपिटलिस्ट थे, और कैपिटलिस्ट हमेशा अपनी आवाम को, अपने मैसेज को, उनके सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में करना चाहता है। एक बात, दूसरी बात ये कि इन्हीं लोगों के जो ये कायम करदा मदारिस हैं, इसी से तो बाद में फिरका वारियत को इतना तूल मिला था। उस वो जमाने में ये जो इतने हमारे मुसलमानों के फिरके हैं, ये जो डाइवर्सिटी आई है इस्लामिक इंफॉर्मेशन में, ये बेसिकली इन्हीं मदारिस से आई है, इन लोगों के बनाए हुए मदारिस से। ये एक अलग बात है। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स मतलब ब्रिटिश पीएम था विलियम पिट। उसके बाद 1770 मतलब वो 73 का जो एक्ट था, उसके अंदर ये चेंज लेकर आया था। चेंज क्या था कि जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ रुझान अब होता जाएगा। एक तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, अब ये बाकायदा एक्ट आ गया था। इस स्पीकर की स्क्रीन हो गई। ठीक है, यहाँ से तो पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसके क्या, इसके नाम की वजह क्या थी? ब्रिटिश पीएम विलियम पिट। और इसका मकसद क्या था? सिंपल एक एक लाइन में हमने देखना है, क्योंकि हम इसकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। हमने कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये डिटेल लेक्चर्स, ये सेशन, इनका फायदा ये है कि आप में और सिर्फ इम्तियाज शाहिद की बुक पढ़ने वालों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आपको बेसिक बात पता होगी। तो क्या, ओके जी, उसने जनरल नॉलेज क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था?
1784 में क्यों था, क्या था? आप कहोगे जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आनी शुरू हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर जो था ब्रिटिश का वो अब ऐसा एक्ट पास कर रहा था कि अब इसका जो होल्ड है वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ आना शुरू हो जाए। दैट्स इट। सेकंड है सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86। इन सबको आपने याद नहीं रखना, सबके सन वगैरह याद नहीं रखने आपने। ठीक है जी। तारीख। सर जॉन मैकफरसन, इसने कोई नोटेबल इसका काम नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका इंपॉर्टेंट काम है, हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में। जो उसको हमने एंग्लो मैसूर वार जो हमने कल पढ़ी, थर्ड वार जो उसमें कॉर्नवालिस था, ये याद रखने कल पढ़ लिया। ये पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आया और इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्विसेज का जो इनकाद था वो इसने किया था कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस रिफॉर्म्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिविल सर्विसेज वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है इसलिए अच्छा यहाँ से एंग्लो मैसूर वार से देखें इसको, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम जो 1792 में होता कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के दरमियान, ये भी कल पढ़ा था हमने। और सिविल सर्विसेज की वजह से इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ये देखें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन था पीपीएससी का? सर जॉन शोर। जॉन शोर, इसका कोई नोटेबल वर्क नहीं है। लॉर्ड वेलिस्ले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिफ्थ लॉर्ड है यहाँ का, गवर्नर जनरल। और इसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी थी, किस किस सन में रखी थी? हाँ जी, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद सन 1800 में भाई, सन 1800 में कल पढ़ा नहीं था। और फोर्थ मैसूर वार भी इसी के वक्त में हुई थी 1799 में। आफ्टर देन आ जाते हैं जी सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है सर मिंटू, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमरहेस्ट। तो इनके दौर में मतलब जिनका सिर्फ नोटेबल वर्क है उनको देखेंगे हम, फिर बाकी सिर्फ रीड कर लेंगे। मिंटू के दौर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ये नहीं पूछेगा, देखें ये नहीं, आप पास पेपर जब बार बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये सिर्फ मैंने ऐड किया है इस तरतीब से कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो आपने जो उसका कल हमने जो पढ़ा था, जो सिखों की गवर्नमेंट थी, सिख डायनेस्टी बनी थी, तो हमने वहां पढ़ा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में रंजीत सिंह के साथ जो हुई थी। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा किसके दौर में हुई थी, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ये बात हम पढ़ चुके हैं कल। आपको बस जहन में आना चाहिए कि उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपको पता हो यार किसका दौर चल रहा था। फिर विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 10th गवर्नर जनरल हैं। इन्होंने क्या काम किया, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दिया और पर्शियन को रिप्लेस कर दिया, पर्शियन खत्म कर दी, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। अब देखें ये बात है 1835 की, यानी कि तकरीबन 22 साल पहले, 1857 से 22 साल पहले की बात है। तो ये जो चीजें हैं ये हर्ट कर रही हैं इंडियंस को। क्यों? पर्शियन देखो ना, पर्शियन एक वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो सदियों से यहाँ कायम है, पर्शियन। और वहाँ बेशुमार किताबें लिखी हुई यहाँ पे है, और मुगल्स ने जाहिर है पर्शियन को इम्पोर्टेंस दी। गालिब साहब पर्शियन की कितना इनका कलाम है, तो इनके सेंटिमेंट को चोट पहुंचेगी, याद रखें। अब इसको कनेक्ट करना है 1857 की वार से। नेक्स्ट हम चलते हैं सती पराठा। सती पराठा क्या था कि जनाब शोहर मर जाए तो औरत उसकी जो बीवी थी उसको जला देते थे, ठीक है। तो सती पराठा की जो रस्म थी अंग्रेजों ने खत्म कर दी। राजा राम मोहे, ठीक है, मोहन रॉय, जो भी वो उस वक्त का बंदा होगा, ये मतलब हिंदू, हिंदू एक स्कॉलर था, उसकी मदद से इसने खत्म कर दी सती पराठा। एक प्रूव किया गया यार ये रस्म वाकई नहीं है। अब ये काम बेसिकली अच्छा किया है, लेकिन क्या आप क्या समझते हो जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या वो इसको लाइट लेंगे? कभी भी नहीं। वो तो कहेंगे ये तो बहुत गलत किया इन्होंने। अच्छा, फिर मेडिकल कॉलेज का क्याम किया, ये एक अच्छा क्याम था, इस मतलब इसके दौर में हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि 1857 की बेसिस क्या है, और ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गवर्नर जनरल ने क्या काम किया, नोटेबल वर्क क्या किया। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में इसके दौर में एस्टेब्लिश हुआ। फिर ट्वेल्थ है जी लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में क्या हुआ, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। सॉरी, ये 1837 है।
1837, ये आप करेक्ट कर लेना। उर्दू नेशनल लैंग्वेज बन जाती है। अब जब उर्दू देखें, उर्दू है बेसिकली मुसलमानों की, मोस्टली मुसलमान उर्दू बोलते थे, और हिंदुस्तान की तो जुबान हिंदी थी। तो क्या इससे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। उसकी क्या रीजन थी? उसकी रीजन थी, मतलब जो मुसलमान थे, कुछ मुसलमान वो उर्दू में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको राजी करने के लिए उन्होंने जनाब क्या किया, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि अपनी फेवर में तो ले रहे थे ना। बेसिक पर्पस तो इनका था पैसा इकट्ठा करना, कि लोगों को राजी भी रखें और जो है ना वो, ताकि वो रिवोल्ट ना करें। लेकिन एक को राजी रखेंगे तो दूसरा अगेंस्ट हो रहा था। और फर्स्ट अफगान वार इसी के दौर में, ऑकलैंड के दौर में हुई थी। इस अफगान वार को हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बीपीएससी में पूछा हुआ है, फर्स्ट अफगान वार कब हुई थी? 1839 टू 42। इंडिया पे कब्जा करते हुए इन्होंने 3 अफगान वार लड़ी थी। ठीक है, 3 अफगान। जो सेकंड थी वो 1878 में, और थर्ड थी 1919 में। तो 19 यानी कोई जीती नहीं है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इन्होंने ऐसा जीता नहीं था, लेकिन कुछ जो पार्ट्स पे कब्जा कर लेते थे, वहां पे ओपियम वगैरह इन्होंने काश्त करनी शुरू करवा दी थी। 1978, ये आपने डेट्स याद रखनी है अफगान वार की। नेक्स्ट है डेल हाउसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े काम हुए इसके दौर में। सबसे पहला काम 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन, पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में कब स्टार्ट हुई? 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन हो गई थी। ठीक है, बॉम्बे टू थेन इसको छोड़ दें। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन थी। ये नहीं पूछा था किसके दौर में हुई थी, लेकिन ये क्योंकि 53 इसी का दौर था, तो अब आपने याद रखना है डेल हाउसी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, ये भी इसी के दौर में हुई थी, ये नहीं पूछा हुआ। लेकिन पोस्टल सिस्टम इसके दौर में स्टार्ट हुआ। विडो री मैरिज बिल, ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह रेलवे लाइन के बाद ये बात इंपॉर्टेंट है, विडो री मैरिज बिल। उसने कहा जनाब ये कि हिंदुओं का मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है कि अब जिस तरह सती पराठा की रस्म खत्म कर दी, अब वो कि भी औरत को जलाओ ना साथ। अब हिंदू तो इस बात को बहुत बुरा समझते थे कि चलो जलाओ ना, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जन्म जन्म का साथ होता है, अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो फिर वो जन्म डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उन अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं भाई, शादी कर सकती है, ये औरत के राइट्स देने चाहिए। तो विडो री मैरिज बिल इन्होंने पास कर दिया। अब हिंदू इससे बात से और अगेंस्ट हुए। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कानून, मतलब इस तरह आप कह सकते हो, और लैब्स मतलब गोद। इसका मतलब ये है कि एक रियासत पर एक बादशाह है, जिस तरह तारिक जो है ना एक बादशाह है मैसूर का, और उसके कोई औलाद नहीं है। जब तारिक की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि उस वो जो रियासत है वो किसी मुंह बोले बच्चे के पास नहीं जाएगी, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, कोई भी बादशाह है, तो उसके मरने के बाद अगर उसका वारिस नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी उसकी रियासत। मकसद इसका क्या था? ताकि किसी बहाने से जो ना कब्जा किया जा सके। ठीक है, और इससे क्या हुआ, मतलब डॉक्टर ने लैब्स बता दिया, बहुत सारी कुछ मतलब रियासतें थी जो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करनी शुरू कर दी। सतारा की, या संभोलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये इलाके इन्होंने कब्जे में लेना शुरू कर दिए। अब मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी, तो क्या वहां के जो रूलर्स हैं वो कभी भी एक्सेप्ट करेंगे? तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो अपनी आवाम को अंदर ही अंदर भड़का रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो यही जो भड़ास है, ये 57 की वार में निकलती है जाके। ओके जी, ये टेलीग्राम की मैंने ऐसे बनाई है, मतलब इस तरह का टेलीग्राम था 53 में। और ये उनकी लाइंस, ये लकड़ी के खंभे होते थे, और खैर इसकी क्या साइंस है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग फिर लास्ट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइस राय थे। गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और वाइस राय का मतलब होता है नाइब। वाइस कहते हैं नाइब को। तो नाइब मतलब किसका? ब्रिटिश एम्परर का। ताजे बरतानिया, जिस तरह तारिक ने कहा था, ताजे बरतानिया का ये वाइस है, नाइब है बेसिकली। तो यहां तक ये जो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड, और वायसराय की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश ब्रिटिश एम्परर उसका वायसराय है। अब वो कभी बिल्कुल भी मतलब ब्रिटिश
असेंबली के जो कानून पास हुए हैं उन्हीं को एक्सेप्ट, उसी उन्हीं को मानेगा, उन्हीं को फॉलो करेगा, जो उधर से ऑर्डर आएंगे किंग या क्वीन की तरफ से तो उसको मानने का पाबंद होगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक में अब, क्योंकि ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, इसको हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट बाद। आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो।